वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने नीट के पी ब्लॉक पार्ट 2 दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नोबल गैसेस फैमिली है ना। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए बना लिया है, पार्ट 1 बोरॉन और कार्बन फैमिली था, वो आपका 11th क्लास का था इसलिए उसे पार्ट 1 बोला है, इसे पार्ट 2 बनाया है। उसकी हमने फर्स्ट 6 डीपीपीस डिस्कस कर ली थी। अब आज के सेशन में वी हैव ओनली 2 डीपीपीस लेफ्ट, 7 और 8। मुझे लगता है छोटा सा ही सेशन होगा बेटा है ना, 2 डीपीपीस का 20 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट। पहला कंपाउंड है ना, ऑल ऑफ दिस आते ही सरसरी निगाहें इतनी तो तेज होनी चाहिए आपकी बेटा है ना, कि दिख जाना चाहिए। NCl5 पहला तो पक्का एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी कोवैलेंसी 5 शो कर ही नहीं सकता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी है 4, वो भी जब पॉजिटिव चार्ज आए। PH5 ये भी पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। ये क्यों नहीं करेगा सर? फॉस्फोरस तो कोवैलेंसी 5 शो करता है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कंपाउंड्स के डज नॉट एग्जिस्ट के सभी रीजंस आपको बता दिए थे, ठीक है। लोन पेयर एट 90 डिग्री, रेडॉक्स रिएक्शन, PbI4, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होना, ये स्टेरिक क्राउडिंग, ये भी एक अगला रीज़न था आपका, ठीक है। तो इस तरह से सभी रीजंस मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। PH5 में रीज़न था डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन। PCl5 तो एग्जिस्ट करता है बेटा, बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि PCl5 या PH5 इनमें 3s 3p 3d सभी ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स होना है। ऑलरेडी 3s 3p 3d का जो एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका एनर्जी गैप ज़्यादा है बेटा। और अगर क्लोरीन तो उस एनर्जी गैप को कम करता जाता है। क्यों कम करता है एक्सप्लेन तो मैं बॉन्डिंग में कर चुका हूँ बेटा, बट क्वेश्चंस मैंने पर्पसली यहाँ पर भी डाले हैं, रिवाइज हो। पर्पस आप हमेशा, मेरी भावना तो नहीं की है बेटा है ना, आपको पता ही है। और मैंने बोला है भावना कौन है ये कभी मत पूछना मेरे से ना, बस भावना नहीं की मेरी। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, बुला देते हो यार तुम लोग। मैं कह रहा था कि PCl5 में क्लोरीन तो फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला रहा है बेटा, मतलब वो फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पास पास ला रहा है। पास पास लाने से उनके बीच का एनर्जी गैप इतना कम हो जाता है कि वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, इंटरमिक्स कर लेते हैं। बट PH5 में फॉस्फोरस के ऊपर उल्टे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उल्टे ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, वो कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे, इसलिए PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इनफैक्ट आपको पता हो तो PH3 में भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है बेटा है ना, हाइड्रोलिसिस कह रहा हूँ सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ड्रैगोस रूल से। तो जब PH3 में ही नहीं हो रहा है तो PH5 में इंटरमिक्सिंग कैसे होगी। BCl6 अब 2 हो गया बेटा, तो पक्का आंसर तो ऑल ऑफ दिस हो गया। BCl6-3 ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? ये इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि BCl6- तो खूब दूर लेगा बेटा, आपको पता ही होगा। BF3 + F-, ये रिएक्शन मैंने बार बार लिखा ही है कि BF3 + F- BF4- बनता है, ठीक है। साथ साथ मैंने ये भी बोला है बेटा कि BF3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले स्टेप में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो H3BO3 + HF बनेगा, और वही HF बेसिकली BF3 और HF कंबाइन करके, अभी H नहीं लिखा है, इस तरफ H लिख लो तो HbF4 बन जाएगा। तो मैं तो क्या लिंक करवाना चाह रहा हूँ बेटा, आपकी थिंकिंग डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। बट मैंने बोला था कि इसके अगले BCl4- BbR4- या Bi4- एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं बेटा, इनके एग्जिस्टेंस का कारण अलग था, इनके एग्जिस्टेंस का कारण था स्टेरिक क्राउडिंग। अब इसके एग्जिस्टेंस का कारण अलग है बेटा, इसके एग्जिस्टेंस इसमें 6 है, इसमें बोलेंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है। रीज़न दोनों का अलग अलग है। अब इसमें रीज़न स्टेरिक क्राउडिंग दे रहे हैं और इसमें रीज़न दे रहे हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी, है ना। इसमें कि कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकती, इसमें डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन, लोन पेयर 90 डिग्री पे होना, ये भी एक रीज़न था बेटा, ठीक है ना। और इसके अलावा रीज़न था पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होना, ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन वाज आल्सो अ रीज़न। चलिए PCl3 + H2O, वाटर A एंड B क्लास में करवा चुका हूँ बेटा, बॉन्डिंग में भी एज वेल एज नाइट्रोजन फैमिली में भी, कि इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो Cl हाइड्रोलिसिस का एक रूल फिक्स कर दिया था मैंने, क्या, नेगेटिव वाला H+ उठाएगा, पॉजिटिव वाला OH। अब इसमें P पॉजिटिव है तो
3 Cl है बेटा, उसने 3 H प्लस उठाए, 3 H प्लस उठाए तो 3 HCl, और 3 H प्लस उठे तो 3 ही आपके OH भी फ्री हुए, तो तीनों P के साथ जुड़े तो बन गया H3PO3। सो हमारा करेक्ट आंसर है ना। अब देखो बैलेंसिंग तो हमें करना ही नहीं बेटा है ना, इसलिए वजह से अब मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे करेक्ट आंसर आपका 3 H3PO3 प्लस HCl विल बी करेक्ट आंसर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है ना। ऑल ऑफ दिस देखते ही थोड़ा सा केयरफुल हो जाया करिए। इन PF5 एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर इंटरचेंज्ड नोन एज स्यूडो रोटेशन। वेरी वेल करेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखा चुका हूँ बेटा कि PCl5, PBr5, PI5 इसमें दो तरह के PI बॉन्ड्स हैं, दो तरह के PCl बॉन्ड हैं, या दो तरह के PBr बॉन्ड हैं, बट PF5 में एक ही तरह का है, क्योंकि सभी में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है बेटा, और sp3d ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये अपने आप में ही अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री है ड्यू टू unequal contribution of S and P in axial and equatorial position. But PF5 में hybridization sp3d S shape trigonal bipyramidal होते हुए भी सभी PF बॉन्ड्स बराबर पाए गए हैं। उसका रीज़न जो लिखा हुआ है यही सही है, स्यूडो रोटेशन होता रहता है बेटा ना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एटम आपस में रोटेट करते रहते हैं, इसलिए एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व करी गई। ये तो इन्फॉर्मेशन है, मैंने बॉन्डिंग में भी दी थी, नाइट्रोजन फैमिली में भी। इन सॉलिड स्टेट PF5 रिमेन्स कोवालेंट है ना। अभी लास्ट DPP में ही बेटा सॉलिड PBr5 वाला क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो लास्ट DPP में आपका सॉलिड PBr5 का जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको तभी बता दिया था कि सॉलिड PCl5, सॉलिड PBr5, सॉलिड PI5 का क्वेश्चन है, सॉलिड PF5 का नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ कोवालेंट है। बाकी तीनों सॉलिड फॉर्म में आपका आयनिक फॉर्म में चले जाते हैं, है ना। PH5 प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी का कि PH5 है ना, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है। PH5 एक ऑप्शन के फॉर्म में, सॉरी, PH5 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बिकॉज H इज नॉट सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मेक द d ऑर्बिटल्स कॉन्टैक्ट, है ना, बस वो कॉन्टैक्ट लिख दिया उसने, गलत है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होना चाहिए, R छूट गया मेरे ऑपरेटर से, कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली। इसी DPP का पहला क्वेश्चन बेटा, उसमें मैंने ये बोला था कि क्लोरीन तो पॉजिटिव चार्ज लाके सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, हाइड्रोजन नहीं कर पाता है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर बोला जाएगा 4 ऑल ऑफ दिस। और नीट लेवल से बेटा मैं इन क्वेश्चंस को टफ भी मानूंगा, है ना, हर एक में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है, तभी आप नंबर घर में लेके आ पाओगे। चलिए P2O5 इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली ऐसे। अब P2O5 इज़ नथिंग बट बेटा P4O10, और P4O10 एक्सटेंसिवली यूज होता है एक अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। सो योर आंसर विल बी 1 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। एक्सटेंसिव यूज इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन कौन अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? एनहाइड्रस CaCl2 है ना, फिर कॉन्क H2SO4 P4O10। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड? नाइट्रस एसिड इज HNO2, और HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है बेटा। तो इसमें से अगर आपने एनहाइड्राइड बनाना है तो पानी निकाल दो, और पानी निकालते ही सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड, मतलब योर आंसर विल बी N2O3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अ मेटल एक्ट्स ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गिव्स Y, ठीक है, नाइट्रोजन में हीट अप करने पर Y मिल रहा है, मतलब नाइट्राइट के चांस है, ठीक है। Y ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O गिव्स ए कलरलेस गैस, ठीक है, which when passed through CuSO4 solution gives a blue color, why is? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा ना, और थोड़े से बड़े, अभी तो ये छोटा है। नीट में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो पक्का मेटल मैग्नीशियम होगी बेटा। 3Mg + N2 ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना, ये Y है आपका, ठीक है। और इस Y ने जब वाटर के साथ रिएक्ट करा, हाइड्रोलिसिस, बार बार इसी DPP का क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोलिसिस था। हाइड्रोलिसिस तो मैंने इतना पढ़ा के पका दिया है आपको ना, एसिड बेस रिएक्शन इतनी पढ़ाई है, रेडॉक्स रिएक्शन इतनी पढ़ाई है कि पक गए होगे। पकने से मेरा मीनिंग है एक एक रिएक्शन रट गई होगी अब तक आपको। N को H देंगे,
एक N को 3H चाहिए तो 2 N को 6, तो 6 मोल्स तो NH3 के बनेंगे बेटा, और 6 OH 3 Mg ने उठाए। बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट है ना कीड़ा है थोड़ा सा, कभी कभी लिख देता हूँ। तो ये NH3 मिला बेटा, है ना, गिव्स ए कलरलेस गैस। NH3 कलरलेस गैस होती है, बताया था। और CuSO4 सॉल्यूशन में पास कराते ही ये एक अच्छे लिगेंड की तरह है बेटा। तो ये अपना स्विट्जर्स रीएजेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी स्पेसिफिकली खूब बार बोल बोल के बताया है। ये स्विट्जर्स रीएजेंट बनाता है जो ब्लू कलर का है, ठीक है। आपसे वाई पूछा था, वाई ये रहा। और यहाँ पर मैंने, है ना, वापस मेरी आदत है बेटा लिंक कराने की, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, कि NH3 और PH3 में अच्छा बेस कौन है, तो दोनों में अच्छा बेस NH3 है, क्योंकि ये अपना लिगेंड देकर क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जबकि CuSO4 की रिएक्शन अगर आपको PH3 से पता हो तो इसने फॉस्फाइड बनाया था। डू यू रिमेंबर फॉस्फाइड बनाया था, इसने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लिंक करते रहो बेटा, ताकि रिएक्शन थोड़ी सी याद हो जाए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अ डीप ब्राउन गैस इज फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 कलरलेस गैसेस विच इज। अब डीप ब्राउन गैस NH3 और HCl को मिलाया बेटा ना। ऑप्शंस तो देखो तुरंत पढ़ते से ही दिखते रही चाहिए, इतना कंसंट्रेशन लेवल हमारा हाई होना चाहिए। NH3 और HCl मिला तो डेंस वाइट फ्यूम्स मिलते हैं बेटा, तो उसको तो भूल जाओ। बाकी सब अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे अगर, या नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड भी हैं वो कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही बनना है। इज इट क्लियर? और नाइट्रोजन का अगर ऑक्साइड बनना है बेटा तो उनमें रेडिश ब्राउन कलर की गैस केवल NO2 थी, ठीक है। फर्स्ट केस में ऑलरेडी NO2 बना हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसमें दोनों मिक्सअप किसी भी प्रोपोर्शन में करो, NO2 बनाने के चांसेस काफ़ी रेयर है आपके, ठीक है। NO और O2 कंबाइन करेंगे, ओस्वाल्ड प्रोसेस की सेकंड स्टेप, बार बार मैं बोलता हूँ, चीज़ों को लिंक करो, इससे NO2 पक्का बनना है। सो योर आंसर विल बी 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। सीवीड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, है ना, ये इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। सीवीड जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसके, आयोडीन के। हम लोग बोलते हैं ना नमक, जो समुद्र से नमक होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है, तो सीवीड इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये तो याद रखना है आपको। EU क्लोरीन इज ए मिक्सचर ऑफ, दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, ज़बरदस्ती डाला गया है ताकि हमें बस याद रहे बेटा ना, कि EU क्लोरीन इज ए मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड ClO2। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं बेटा, वो मैंने इस तरह से सोचा कि क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता दिया जाए, कभी एग्जाम में आ जाए तो हमारा वो क्वेश्चन भी छूटे ना। तो ये Cl2 और ClO2 का मिक्सचर होता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जैसे ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट गई थी, SbCl3 और BiCl3 का कभी भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता बेटा ना, इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। तो जब आप इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहला वाला SbOCl बनाता है, एंटी मोनोइल क्लोराइड, इसमें SbO प्लस में होता है Cl माइनस, और है ना बिस्मिथ क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे एग्जैक्टली सेम लॉजिक से, यही बनेगा BiO प्लस और Cl माइनस, बिस्मथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी 3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो लास्ट तीनों क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड थे बेटा, इनका भी ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है ना। क्यों? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है बेटा तो सब Cl हट जाने चाहिए थे, केवल 2 ही Cl हटे हैं, एक बचा है, तो दे अंडरगो ओनली पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। PCl3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, NCl3 का भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। अब इन्फॉर्मेशंस को लिंक कर दूं, ठीक है, बट NCl3 का रिलेटिवली डिफिकल्टी से होता है, इन दोनों का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। प्रोडक्ट्स भी आपको याद रखने। चलिए, तो फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट DPP ऑफ आवर P ब्लॉक फैमिली। 80 क्वेश्चंस में और मेरे इतने एक्सप्लेनेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका, है ना, पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया होगा ना। फर्स्ट सेशन 3 DPPs का वी हैव कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स, सेकंड सेशन 3 DPPs का हमने 1 घंटे में कवर करा है। ये 2 DPPs का सेशन हमारा 30-35 मिनट्स में हो जाएगा आराम से। तो इन लगभग 2.25 घंटों में मैंने एक तरह से सब चीज़ें, है ना, आपको फिर से रिवाइज करवा दी हैं। चलिए, द लास्ट DPP का फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फॉल्स अबाउट N2O5, इट इज़ एनहाइड्रेट ऑफ HNO3, फर्स्ट इज़ करेक्ट, है ना। एनहाइड्रेट का मतलब
अभी शायद प्रीवियस डीपीपी में ही एक क्वेश्चन आया था बेटा, पानी निकाल देना, तो पानी निकाल के सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनाना, इट इज़ करेक्ट। इट इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट बिकॉज N2O5 में नाइट्रोजन अपना +5 में है, जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सॉलिड N2O5 इज़ कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट। मान लीजिए हमें 3 में डाउट है ना, हो सकता है ना बेटा। चलो 4 में आए, स्ट्रक्चर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि किसी पार्ट में डाउट आया अगली तक की तरफ बढ़े। स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 कंटेन्स नो NO बॉन्ड, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया बेटा, यही फॉल्स है, क्योंकि N2O5 की स्ट्रक्चर में तो सब जगह NO बॉन्ड ही भरे पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब 4th गलत है, तो 3 भी सही है। और सॉलिड N2O5 को अमोनियम नाइट्रेट इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि ये NO2 प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है। NO2 प्लस को नाइट्रोनियम बोला जाता है, NO प्लस को नाइट्रोसोनियम बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अब हम लोग इनके नाम लिखते हैं, और NO3 माइनस तो नाइट्रेट है ही, इसलिए इसको नाइट्रोनियम नाइट्रेट बोला जाता है। बट ये सॉलिड फॉर्म में है ना, गैशियस फॉर्म में तो ये कोवलेंट भी रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था है ना, इसकी 3rd इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, HI कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल द फॉलोइंग मेथड्स, है ना, एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़कर HI को बनाया जा सकता है, एक्सेप्ट इज 2। हो सकता है आपके लिए नया लगा हो क्वेश्चन बेटा, बट जैसे हमने PCl3 का हाइड्रोलिसिस कराया था, वैसे ही अगर आपने PI3 का हाइड्रोलिसिस कराया है ना, पिछली 7th DPP का क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना, मुझे तो क्वेश्चंस क्या याद हो जाते हैं बेटा पढ़ाते ही है ना। पिछली 7th DPP का क्वेश्चन नंबर 2 था PCl3 का हाइड्रोलिसिस। अब इस DPP का क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, हाँ, बट क्वेश्चन केवल हाइड्रोलिसिस नहीं, क्वेश्चन नया है, बट हाइड्रोलिसिस PCl3 की जगह PI3 का अगर कराओगे, I नेगेटिव है वो H उठाएगा बेटा, HI बनेगा, और POH को उठाएगा, ठीक है ना। तो इनमें ये पता होना जरूरी है कितने H और कितने OH, तभी रिएक्शन सही बनेगी। 3 आयोडीन थे तो 3 H चाहिए आपको, तो 3 HI, और वाटर का 3 H चले गया, 3 OH बचा, उस 3 OH ने P के साथ रिएक्ट करा, H3PO3 बन गया, ठीक है। तो HI बन गया आपका H2 + I2, तो वेल नोन है बेटा, करेगा ही करेगा। I2 + H2S पक्का है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि सल्फर अपनी लोएस्ट में है, ठीक है। ये इसे 2HI में बदलेगा और सल्फर में। Ki + H2SO4, आपको डाउट तो हो रहा होगा कि सर होना तो ये भी चाहिए, ठीक है, होगा बेटा, K2SO4 + HI, ठीक है, बन गया, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो सही है बेटा। बट मैंने आपसे बोल दिया था कि HI और HBr में हेलोजेंस फैमिली में साफ साफ मैंने आपसे बोला था बेटा, है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता जाता है। और इन 8 DPPs में मैंने 2 बार इसको यूज़ भी करवाया है आपसे, इतना भी मुझे याद है, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन केवल ब्रोमीन, आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, और ब्रोमीन केवल आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब अगर आप इनके काउंटर पार्ट हेलाइड्स में आएंगे तो I- जो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा, उसका एनायन उतना बेकार रिड्यूसिंग एजेंट। F2 सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए F- सबसे गंदा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दुनिया में किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसलिए जहाँ पर भी HX का ऑक्सीडेशन हमने करवाया था X2 में, वहाँ हर जगह एक्सेप्ट HF लिखा था हमने, ठीक है। तो I2 सबसे गंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, I- सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट था। ये HI जो बना है बेटा, ये कॉन्क H2SO4 को यहाँ अभी जिंदा रहने देने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ के I2 बनेगा प्लस SO2, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ, H2SO4 को SO2 में रिड्यूस करा, साथ में वाटर, इस वजह से ऑप्शन 2 करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसे ये रिएक्शन में बता चुका था, ये बता चुका था, ये हाइड्रोलिसिस है बेटा, तो हाइड्रोलिसिस इतना पढ़ा चुका हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये गारंटी कभी नहीं दूंगा कि हर एक चीज़ मेरी पढ़ाई हो जाएगी बेटा।
95% आएगी, 5% एक आधा क्वेश्चन, मतलब अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा तो 50 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि दाएं बाएं के हो सकते हैं, ठीक है, 2 आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं बेटा। अब बचे हुए 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 48 क्वेश्चंस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल आपको जो क्लास में पढ़ाया है वैसे ही मिलेंगे, ये तो मेरा एश्योरेंस है आपको। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट मतलब मैंने कुछ एक्स पढ़ाया होगा, उसने वाई पूछ लिया, इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना। तो राइट नाउ इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर विल बी 2। चलिए, व्हेन I2 इज पास थ्रू KCL KF, अभी मैंने जो बोला है उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया बेटा, है ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको हर इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि I2 है ना, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन केवल उससे नीचे वाला ब्रोमीन आयोडीन को करेगा, ब्रोमीन केवल आयोडीन को करेगा, आयोडीन किसी को भी नहीं करेगा। तो अगर आयोडीन को आपने इनके सॉल्यूशन में पास करवाया तो कुछ भी नहीं होने वाला, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसको देखो, है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि लगभग 25-30 क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आएंगे। अब हो सकता है बाकी क्वेश्चन नए वे में कैसे आएंगे। मैंने ये क्वेश्चन कराया, उसने आपसे पूछ लिया कि 2KCl + I2, ऐसे 4 रिएक्शन लिख दी बेटा, 2KI + Cl2, ठीक है। फिर I2 की रिएक्शन KF के साथ लिख दी ऐसे ही, I2 की रिएक्शन Br2 के साथ। नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसी का नया वर्जन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। पहले ऑप्शन में क्वेश्चन बदल गया, आपको लगेगा कि JS सर ने नहीं पढ़ाया। JS सर ने ऑलमोस्ट हर चीज़ पढ़ा दी बेटा आपको, बस मेरा पढ़ाने का क्वेश्चन, मेरी पढ़ाने की स्टाइल और उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसने इस फॉर्म में पूछ लिया, यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में था, वहाँ उसने 4 रिएक्शंस लिख के दे दिया आपको, मतलब 3 रिएक्शन, पहले KCl के साथ, फिर KF के साथ, फिर KBr के साथ, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, तब भी आंसर नन ऑफ दिस ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन का रोटेशन होगा। चलिए आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। तो ये आपका अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 कराया बेटा, है ना, चीज़ें देखो लिंक होती हुई आ रही हैं। इसमें हमने क्या बोला था, KI और H2SO4 की रिएक्शन से HI नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर वो बना तो तुरंत वो बाद में ऑक्सीडाइज होकर I2 में बदल जाएगा। और ये चीज़ मैंने यहाँ बताते वक्त बोल दिया था कि HBr भी सेम रिएक्शन शो करता है, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट ही हो गया, है ना। ये JEE का पुराना क्वेश्चन था, है ना। आपने 2KBr और H2SO4 की रिएक्शन करवाई बेटा, K2SO4 + 2HBr बना, बट ब्रोमाइड में भी अच्छा खासा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन सेकंड स्टेप में आगे बढ़ेगी और HBr Br2 में बदल जाएगा। तो इसलिए आपको HBr मिलने वाला नहीं है, इसलिए गलत। NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ, है ना, NaHSO4 + HCl, ये तो मैंने क्लास में लिखवाई है बेटा, इसको सॉल्ट केक मेथड बोला जाता है। और फिर ये NaHSO4 फिर से NaCl के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 + HCl बनाएगा, तो दिस मेथड इज नोन एज सॉल्ट केक मेथड, क्लास में पढ़ाई गई थी, क्योंकि NaHSO4 जो है इसी को हम लोग सॉल्ट केक बुलाते हैं। और CaF2 वैसे तो आंसर फर्स्ट ही गलत हो चुका बेटा ना, बट ठीक है बताऊंगा ज़रूर। CaF2 + H2SO4 ये भी होगा बेटा, क्योंकि HF में तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ही नहीं कि आगे वो कर पाए, HCl में भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ही नहीं कि वो आगे रिएक्शन कर पाए, केवल HBr और HI में होता है, इतना ध्यान रखें। चलिए, द स्टेटमेंट विच प्रॉम्प्टेड नील बार्टलेट, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखने को बोला था, यही साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल है आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा और परेशान करने के लिए, है ना। क्या मीनिंग है, इसी ने आपका ना, वैसे ही हम इतने कंपाउंड्स पढ़ पढ़ के बेटा परेशान हो चुके हैं, ये साइंटिस्ट आपकी जीवन को परेशान करने के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि एटलीस्ट जो आखिरी ग्रुप बचा हुआ था नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैस, इस साइंटिस्ट ने उसमें भी पंगा कर दिया कि मैं तो इसके भी कंपाउंड निकालूंगा। तो इस साइंटिस्ट का नाम तो अपने रग रग में बसा ले कि इसने क्या करा था और क्यों करा था, आपकी ज़िंदगी कैसे परेशान करी, है ना। मैंने तो सिंपल वे में आपको नोबल गैसेस के एक 45 मिनट्स के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं बेटा, बट अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप उसमें नोबल गैसेस देखोगे तो 50-60 पेज का तो नोबल गैसेस ही भरा पड़ा रहता है ना। तो ये वो साइंटिस्ट है जिसने आपका, गौर से देखो इस नाम को,
है ना, क्राइम पेट्रोल में आता है ना, गौर से देखो इस आदमी को, तो ये गौर से देखो इस नाम को, इस नाम ने आपको परेशान करके रखा हुआ है। और इसने नील बार्टलेट को क्या दिमाग में आया था, ऑक्सीजन की आयोनेशन एंथैल्पी, कि O2 जब O2 प्लस में बदला था, जितनी एनर्जी 1175 किलो जूल हमने दी थी, X को Xe को Xe प्लस में बदलने के लिए भी उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आंसर सीधे सीधे फोर्थ, O2 मॉलिक्यूल एंड जिनॉन एटम हैव वेरी सिमिलर आयोनेशन एनर्जीज, है ना। तो इस नाम को दिमाग में बसा लें बेटा, मैंने इतना अच्छा एग्जांपल देके बोला है, अब तो बस ही जाएगा, रीज़न है 4, ठीक है ना। बाकी सब तो उसे पर्पसली कंफ्यूज करने के लिए देना ही था, ठीक है ना, क्योंकि पहले कंपाउंड जिनॉन के फ्लोरीन से ही डिस्कवर हुए हैं, तो बहाने से आपको दे रहा है कि HCF बॉन्ड है हाई बॉन्ड एनर्जी, F2S एक्सेप्शनली लो बॉन्ड एनर्जी, ये सब परेशान करने के लिए उसको प्रॉम्प्ट करा था O2 और जिनॉन की सेम आयोनाइजेशन एनर्जीज ने। चलिए, 3 एलोट्रॉप्स 1, 2 and 3 ऑफ फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग चेंज आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप मैं बता चुका हूँ बेटा, वाइट, रेड और ब्लैक, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया था। कंडीशंस हमारी छूट गई थी, तो मुझे पता है बेटा कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लॉक्स में तो देयर इज एंडलेस डिस्कशन, तो जो चीज़ें छूट गई थी उन्हें मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में बता दिया है आपको, ताकि वो भी बता रहे। ए हमेशा वाइट फॉस्फोरस होगा क्योंकि उसी से ब्लैक और रेड बनता है। ब्लैक फॉस्फोरस बनता है हाई प्रेशर पर, ठीक है, और रेड फॉस्फोरस बनता है हाई टेम्परेचर पर। CO2 गैस मैंने बोला था इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने का काम करती, ये सब मैंने बताया था बेटा ना, बस कंडीशंस नहीं बताई थी, तो इसलिए ए वाइट फॉस्फोरस है ना। अब याद रखना, काला के लिए प्रेशर ज़्यादा है ना, काले के लिए प्रेशर ज़्यादा और लाल के लिए टेम्परेचर ज़्यादा है ना, काला और प्रेशर ज़्यादा, काला बादल, काला दाब, काला बादल, काला दाब, इस तरह से थोड़ा सा याद रख लेना। काले के लिए दाब ज़्यादा ना, बादल होता है ना, काला बादल बोलते हैं, तो दाब और बादल थोड़ी सी फीलिंग सेम आ रही ना। लाल वाले के लिए तापमान ज़्यादा, तो इसलिए ए वाइट है, बी आपका ब्लैक है और सी आपका रेड है, ठीक। चलिए 7th क्वेश्चन बेटा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, है ना। तो ये सब प्रोसेसेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, बट उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफर्टेबल रहें। पहली वाली प्रोसेस, अमोनिया से NO का बनना, नाइट्रिक एसिड, दैट इज ओसवाल्ड प्रोसेस। फर्स्ट का बी एक ही ऑप्शन में है, एग्जाम में बैठे हैं तो टिक करो, कहानी खत्म, बट घर में सब चेक करो। 4HCl + O2 CuCl2 आते ही डेकन्स प्रोसेस हो जाएगी आपका, ठीक है ना। डेकन्स प्रोसेस हो गई तो बी का आपका सी हो गया। 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3, कॉन्टेक्ट प्रोसेस H2SO4 को बनाने के लिए। लेड चैम्बर भी हो सकती थी बेटा अगर ऑप्शन होता, क्योंकि दोनों में फ़र्क इतना ही है, कॉन्टेक्ट में कैटालिस्ट V2O5 है, लेड चैम्बर में NO। और N2 है ना, ये रिएक्शन 2 गलत आ गया है, N2 होना चाहिए, N2 + 3H2 गिव्स NH3, हैवर्स प्रोसेस। Fe इसमें कैटालिस्ट की तरह काम करता है, और MO जो मॉलिब्डिनम है बेटा वो कैटालिटिक प्रमोटर की तरह काम करता है आपका, तो इसलिए डी का आंसर हो गया आपका डी वाला, ठीक है। तो आंसर तो देखो एग्जाम में बैठे हैं तो वहीं से पता पड़ गया, बट घर में करते वक्त सबको जरूर सोचें क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हैलाइड, है ना, Cl2 को आपने किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हैलाइड में पास कराया है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, अ वॉयलेट कलरेशन इज ऑब्टेन्ड, मतलब वॉयलेट कलर आते ही बेटा ये पक्का आयोडीन है। क्लोरीन है ना, फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि मैंने अभी इसी DPP में बोला है आपसे, ऊपर वाला नीचे वालों को डिस्प्लेस करता है, तो क्लोरीन उससे ऊपर वाला फ्लोरीन को नहीं कर सकता, केवल ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, और वॉयलेट कलर आते ही पक्का आपका आयोडीन है, और ये हो गया ना। ऑन पासिंग मोर ऑफ क्लोरीन द वाटर, वॉयलेट कलर इज डिसअपियर्ड एंड सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, ठीक है ना। ये अब आगे का टेस्ट है बेटा, है ना। अब ये तो केवल एक नया टेस्ट हो गया, इसको केवल इन्फॉर्मेशन की तरह ध्यान रखना है। शुरू में तो वॉयलेट कलर मिल रहा है बेटा, ये मैंने लिखाया भी था कि ब्रोमीन और आयोडीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म हुआ, ठीक है ना, CHCl3 हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, इन सब में सॉल्युबल होते हैं, और ये उस सॉल्यूशन का कलर
ब्रोमीन होगा तो रेडिश ब्राउन करेगा, आयोडीन होगा तो वॉयलेट कलर होगा। एक्सेस में पास कराते ही वो कलर को वापस कलरलेस भी कर देते हैं CO2 की तरह। दिस टेस्ट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कौन सा आयन, आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आयोडाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ होल डिस्कशन। व्हेन फ्लोराइड इज ट्रीटेड विथ कॉन्क H2SO4 एंड MnO2 द गैसेस इवॉल्व्ड इज, ठीक है ना। अब इसमें देखो ना, बहाने से उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। कॉन्क H2SO4 और MnO2 का कॉम्बिनेशन बाकी किसी केस में तो वर्क करेगा अच्छा आपके लिए, बाकी किसी केस से मेरा मीनिंग है HCl होता है ना, मतलब क्लोराइड होता, ब्रोमाइड होता, आयोडाइड होता, उन सब के केसेस में तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिल जाता है बेटा। बट फ्लोराइड के केस में नहीं हो सकता है, बार बार बोला है बेटा। HF अगर एक बार बन गया तो HF को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करने का अधिकार दुनिया के किसी सब्सटेंस के पास है ही नहीं। बार बार ये स्टेटमेंट मैंने आपसे बोला है, इसलिए यहाँ पर केवल HF बनेगा ना। एक ऑप्शन बहाने से उसने F2 दिया है कि स्टूडेंट रिएक्शन करवा दे कि MnO2 के कारण वो ऑक्सीडाइज हो गया। F- को दुनिया का कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। कन्फ्यूज़न कराने के क्वेश्चन देता है बेटा वो, ठीक है ना। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन नए वे में कैसे आएगा। हो सकता है इस चीज़ को एग्ज़ाम में नए वे में चारों रिएक्शन लिख के दे दे बेटा, है ना। MnO2 H2SO4, एक में HF, एक बार HCl, एक बार HBr, एक बार HI, और प्रोडक्ट्स में F2 Cl2 Br2 I2 और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स हों सब, और बोले इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर से आंसर ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ वो भी बताते चल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और वो जो पूछेगा, दोनों में बस इतना ही फ़र्क हो सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन एज वेल एज होल P block family, the compound which gives off oxygen on moderate heating। ये मैं मेटलर्जी से भी समझाते आ रहा हूँ बेटा। सबसे ऊपर सिल्वर और मर्क्यूरी के ऑक्साइड थे, इनफैक्ट ऑक्सीजन बनाने की मेथड में भी लिखवाया था कि ये दो ऑक्साइड बड़ी आसानी से हल्का सा गर्म करते ही आपको ऑक्सीजन दे देते हैं। तो सिल्वर और मर्क्यूरी में से मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा HgO। जैसे आप इसको गर्म करोगे बेटा, ये 2Hg प्लस O2 में टूट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये लगभग जो 2-2.25 घंटे का टोटल 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन रहा है, करने को तो मैं आपको 20 मिनट में पूरी DPP 60 सॉल्व करके दे देता है ना, बट उससे फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं बस इतना बोलते जाता कि ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको पता होगा। गौर से देखो, इस रिएक्शन को मैंने वहाँ बताई थी, उससे मज़ा नहीं आता है ना। मैंने चाहा है कि थ्योरी पढ़ते वक्त भी आपको चीज़ें रिवाइज जो जो याद कराई गई हैं क्वेश्चन के थ्रू, वो किसी तरह से रिवाइज हो आपकी। ये मेरा बेसिक पर्पस था, ताकि आप लोगों का माइंड की डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, केमिस्ट्री को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। इस रीज़न से हमें थोड़ा सा समय लगा है क्वेश्चंस को करने में, और जो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है बेटा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन ऑल्सो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।